Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. CK, प्रिंस, अंकिता, पल्लवी, आर्यन, रूपेश, अभिषेक, प्रगति, सोनू, प्रियंका, दीपिका, निधि, गौतम, राहुल, दिव्या, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीत, पारुल, आकांक्षा, अनुभव, मोहिनी, रवि, रोहिणी, प्रिंशु, प्रियांक, दशरथ। क्या हाल अभी आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, तो हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। कल है ना, 2 लेक्चर हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के हो चुके हैं, 2 लेक्चर। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमने देखो अभी दो नहीं बेटा, 4 लेक्चर हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। और पिछले 4 लेक्चर में हमने सारी की सारी बेसिक क्लासेस कर ली, है ना। पिछले 4 लेक्चर में हमने सारी की सारी 4 या 3 लेक्चर जो भी हैं, हमने सारी की सारी बेसिक क्लासेस कर ली हैं। और अब हम सीटिंग अरेंजमेंट की थोड़ी एडवांस लेवल की क्लासेस पर पहुंचे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी एडवांस लेवल की क्लासेस पर पहुंचे हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। आ, हाँ जी, तो कितनी अरेंजमेंट हम अभी तक बना चुके हैं, कोई मुझे बताएगा जरा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम कितनी बना चुके हैं? मेरे ख्याल से 14 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं या 15? जल्दी से बताओ, टोटल 15 अरेंजमेंट बना चुके हैं या 14? मेरे ख्याल से 14 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। 15 अरेंजमेंट आज हमें बनानी है। हम्म, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। बनाओ, फटाफट से बनाओ बेटा, जल्दी से। करो सॉल्व।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। शायद बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम कल भी करा चुके हैं। 12 लोग हैं, 12 लोग हैं जो कि दो अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं। 6 लोगों का फेस साउथ में है, 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है। PQRSTV, PQRSTV इन सबका जो फेस है वो साउथ में है और ABCDEF, ABCDEF इन सबका जो फेस है वो नॉर्थ में है। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा शुरू होता है यहां से। यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? P T के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। P T के बाएं तीसरे स्थान पर है। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? T को। अच्छा, T ऊपर बैठा है फेसिंग साउथ करके, तो T का फेस साउथ में है और इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है? P। इसका लेफ्ट क्या होगा? जो हमारा राइट है। ठीक है, 1 2 3। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T और कुछ लोगों का फेस साउथ में है तो कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में रहेगा। ना तो P ना ही T पंक्ति के अंतिम छोर पर है। नीदर P नॉर T सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो, P और T में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है, तो एक व्यक्ति यहां, एक व्यक्ति यहां, तो एक व्यक्ति यहां, एक व्यक्ति यहां। A E के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। A E के दाएं दूसरे स्थान पर है। ना तो A ना ही E T या P के सामने है। नीदर A नॉर E फेसेस T और P। A डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड। A किसी अंतिम छोर पे नहीं है। देखो, ये पॉइंट क्या है? जो A है वो E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। E के सेकंड राइट पे A है। क्या मैं E को यहां बैठा सकता हूं? नहीं, क्योंकि E और A में से कोई भी T और P के सामने नहीं है और जो E है उसके सेकंड राइट पे A यहां आ नहीं सकता। E के सेकंड राइट पे A आ नहीं सकता। E को बेटा यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E के सेकंड राइट पे जो A है वो किनारे पर नहीं आएगा। E को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E के सेकंड राइट पे जो A है वो P के सामने नहीं आएगा। E को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E T के सामने नहीं आएगा। तो 100% E यहां है, E के सेकंड राइट पे A है। R A के सामने नहीं है, R पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है। R doesn't face A, R doesn't sit an extreme end of the line। बेटा, ना तो R A के सामने है, ना ही R पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो डेफिनेटली R कहां आएगा? सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा। इसके अलावा कोई जगह ही नहीं बची, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं बची, है ना? हाँ जी, इसके अलावा कोई जगह नहीं बची, तो R को हम यहां रख देंगे। क्या वीक बच्चे CGL नहीं निकाल सकते? जिनकी मेहनत शुरू से अच्छी ना हो, अभी सीख रहे हो, प्लीज आंसर। बच्चा, वीक स्टूडेंट ना सिर्फ CGL निकाल सकते हैं बल्कि अच्छी रैंक में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। रैंकर बन सकते हैं, रैंकर, अच्छी रैंक वो निकाल सकते हैं। ठीक है, टॉपर भी हो सकते हैं वो, क्यों नहीं हो सकते? टॉप 10 लिस्ट में भी आ सकते हैं, बशर्ते उन्होंने मेहनत की हो, है ना? मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है ना? हाँ जी, चाहे आप वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे, है ना, अबव एवरेज हो, चाहे टॉपर्स हो, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपने मेहनत नहीं की तो सब बेकार। चलिए नेक्स्ट। आर बेटा ए के सामने नहीं था, आर पंक्ति के किनारे पर नहीं है, तो आर यहां आ गया। एफ एंड सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, ना तो एफ ना ही सी टी के सामने है। There is only one person sit between F and C, neither F nor C faces T। बेटा, कोई भी F और C कोई भी T के सामने नहीं है, कोई भी T के सामने नहीं है और F और C के बीच में एक व्यक्ति है, तो डेफिनेटली F और C को मैं यहां बैठाऊंगा। C किसी एक अंतिम छोर पे नहीं है, C doesn't sit at extreme end, C किसी अंतिम छोर पे नहीं है और F और C यहां भी नहीं आ सकते, तो 100% F और C यहां आएंगे, लेकिन C अंतिम छोर पे नहीं है तो C यहां आएगा, F यहां आएगा। V व Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, there is only one person sit between V and Q। F is not an immediate neighbor of V। F B के बगल में नहीं बैठा, F B के बगल में नहीं है, B को मैं यहां बैठा दूंगा, है ना? और V और Q के बीच में एक व्यक्ति है, V और Q को यहां बैठा दो तो बचा कौन? S, है ना? A V के सामने नहीं है, A V के सामने नहीं है, V को बैठा दो यहां, V को बैठा दो यहां, बचा कौन? बचा कौन? Q,
है ना, और यहां पर कौन बचा, डी। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सिंगल अरेंजमेंट से, हमें दो पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी, एक ही पॉसिबिलिटी में हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन बेटा 2 बार सॉल्व करना है, कम से कम 2 बार। सिटिंग अरेंजमेंट का हर क्वेश्चन बेटा कम से कम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो 2 3 4 बार आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, किसी को और आपको लगे। चलो आप बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। भाई आज तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो आप लोग, क्या बात है, काफी प्रैक्टिस हो गई सीटिंग अरेंजमेंट की आपकी है। क्यों भाई, 7 खिलाड़ी अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा, दामिनी एक पंक्ति में खड़ी है।
पहला पॉइंट है सलमा और बुशरा के बीच में दो खिलाड़ी हैं, है ना। सलमा और बुशरा के बीच में दो खिलाड़ी हैं। देर आर सलमा एंड बुशरा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम। सलमा और बुशरा के बीच में दो खिलाड़ी हैं। तो सलमा और बुशरा के बीच में दो खिलाड़ी हैं, ये हिंट है हमारे लिए। इसका यूज हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। भाई हम ये नहीं जानते हैं कि हु इज लेफ्ट हु इज राइट, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। आलिया एंड फातिमा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम। आलिया एंड फातिमा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम। आलिया और फातिमा के बीच में दो खिलाड़ी हैं। तो हमें नहीं पता आलिया और फातिमा में से लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, तो ये भी हमने हिंट की फॉर्म में लिख लिया। आलिया और फातिमा के बीच में दो प्लेयर्स हैं। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया एंड टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने है और बुशरा के तुरंत बाएं है। यहां से हम पॉइंट को बनाएंगे। दामिनी इज इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। आलिया आलिया के तुरंत दाहिनी ओर, आलिया के तुरंत दाहिनी ओर दामिनी है। आलिया के इमीडिएट राइट पे कौन है, दामिनी। आलिया के इमीडिएटली राइट पे कौन है, दामिनी। एंड इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। आलिया के इमीडिएटली राइट में दामिनी है और दामिनी किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है, बुशरा के। दामिनी किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है, बुशरा के। आलिया दामिनी आलिया के तुरंत दाहिनी ओर है और दामिनी बुशरा के तुरंत बाहिनी ओर है। अमानत अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना। तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है, तो ये भी हिंट लिख लो। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, है ना। अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने है। अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम। अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है। देखो अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है, ये आलिया है, तो अमानत को मैं यहां नहीं बैठा सकता। तो 100% ये अमानत है। अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है और अमानत किसके इमीडिएटली राइट में है, तमन्ना के। तो ये तमन्ना है। तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है। तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है। आलिया और फातिमा के बीच में दो है, ये आलिया है, तो फातिमा को यहां नहीं बिठा सकते, तो डेफिनेटली ये फातिमा है। आलिया और फातिमा के बीच में दो है। सलमा और बुशरा के बीच में दो है, ये बुशरा है, तो ये सलमा है। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। सिंगल अरेंजमेंट, दो पॉसिबिलिटी हमें नहीं बनानी पड़ी, सिंगल अरेंजमेंट में हमने क्वेश्चन बना लिया। सिंगल अरेंजमेंट में तो पहले हमने डेफिनेट पॉइंट से शुरू किया और वहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, डेफिनेट पॉइंट से। हाँ जी, तो अब धीरे धीरे करके सीटिंग अरेंजमेंट में आप लोग माहिर होते जा रहे हैं। अब आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं ना। चलिए, तो अगर आप माहिर हो चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर लो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए तो। ठीक है, हाँ जी, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ता चला जाएगा। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमारी बुक से कर लो, और कहां से करोगे भाई। बनाओ बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो पॉसिबिलिटी बना दो।
हाँ जी। हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बेटा क्वेश्चन की जो सीट है वो नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है। देखो, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए पहले तो जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराता हूं, सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है। मैं ये गारंटी लेता हूं कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप चाहो तो क्लास के क्वेश्चन की ही बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो नोट सेक्शन में एज ए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस अपलोडेड है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि और आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, पहले हर चैप्टर की टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है, फिर कंबाइंड प्रैक्टिस करनी है, तो फिर बेटा मेरी बुक अवेलेबल है। यहां पर कंप्लीट थ्योरी भी है जो आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराती है टाइप वाइज। ठीक है ना। आपको सारे फॉर्मूले, सारी ट्रिक्स, अप्रोचेस पता चलती हैं और पता चलता है कि इस चैप्टर में इतनी टाइप है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही मेरी बुक में थ्योरी लिखी हुई है। उसके बाद एक्सरसाइज के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और हर लेवल के क्वेश्चन है, जीरो टू हीरो वाले, है ना। बैंकिंग से मतलब एसएससी से लेके बैंकिंग पीओ मेंस लेवल तक सब कुछ है इसके अंदर। तो ये एक्स्ट्रा है। मैं ये नहीं कह रहा कि, है ना, आपको 100% इस बुक को परचेस करना ही करना है। आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं बुक खरीद पा रहे हैं, तो आप सिर्फ क्लास के क्वेश्चन ही लगा लो, ये पूरी गारंटी, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4 क्वेश्चन छोड़ दूंगा और कहूंगा आपसे कि भैया 4 क्वेश्चन आपको मेरी बुक से करना है, ऐसा नहीं है। मैं हर चीज आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, हर क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं। ठीक है जी। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ क्लास के क्वेश्चन जरूर करो। ठीक है। हाँ जी। वरना तो बुक है ही हमारे पास। चलिए साहब,
तो अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और ध्यान से करने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार में सॉल्व हुआ नहीं है हमसे, है ना। हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े हमें। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं जो कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 3 का मुख केंद्र की ओर है और 5 का मुख केंद्र से बाहर। 3 का मुख केंद्र की ओर है और 5 का मुख केंद्र से बाहर। 8 व्यक्ति हैं जो कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। 3 का मुख केंद्र की ओर है, 5 का बाहर। हमें नहीं पता बेटा किसका फेस सेंटर में और किसका फेस सेंटर से बाहर, हमें नहीं पता। चलिए साहब, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है 2 व्यक्ति डी और ए के बीच में बैठे हुए हैं और 2 व्यक्ति बी और ए के बीच में बैठे हुए हैं। देखो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर मैं डी को यहां पे बैठा दूं तो बेटा ए के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी है। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर मैं डी को यहां पे बैठा रहा हूं, अगर मैं डी को यहां पे बैठा रहा हूं, है ना, तो ए के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी है कैसे? ए लेफ्ट में भी आ सकता है और ए राइट में भी आ सकता है। ये लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी। तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, लेकिन इनका फेस मुझे नहीं पता कि अंदर है या बाहर। बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यहां पर ए है, तो बेटा बी को मैं यहां नहीं बैठाऊंगा, बी को मैं यहां बैठाऊंगा। यहां पर ए है, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो बी यहां नहीं आ सकता, तो बी यहां आएगा। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, 0.1% भी। नेक्स्ट, एन सी के बाएं दूसरा है जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। एन किसके बाएं दूसरा है? सी के। तो सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि उसके बाएं दूसरा एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, यहां नहीं बैठा सकता, उसके बाएं दूसरा एन नहीं आ सकता, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं। सी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 पॉसिबिलिटी है सी के बैठने की। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं 1, सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं 2, सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता, सी को मैं यहां बैठा सकता हूं 3। अब आप मुझे एक बार बताओ, 3 पॉसिबिलिटी ये है, 3 पॉसिबिलिटी ये है सी के बैठने की, तो टोटल कितने सर्किल बन जाएंगे? 6 सर्किल। लेकिन 6 सर्किल हम एक साथ नहीं बनाएंगे, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हिंट को हम लिख लेते हैं, एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड सी फेसिंग सेंटर। ये हिंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख ली, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। एम का मुख केंद्र की ओर है और एम बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बेटा बी का दाहिनी ओर तीसरा एम है, बी का दाहिनी ओर तीसरा एम है, तो बेटा बी का दाहिनी ओर तीसरा ये तो बन नहीं सकता। देखो बी का दाहिनी ओर तीसरा ये तो बन नहीं सकता, तो बी का थर्ड राइट 1 2 3 यही बनेगा, ये एम है। और बी के थर्ड राइट पर एम है, तो बी का फेस होना चाहिए बाहर, तभी बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर एम है। और एम का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, एम का मुख केंद्र की ओर है। देखो बी का दाहिनी ओर तीसरा ये नहीं बन सकता, बी का दाहिनी ओर तीसरा 1 2 3 ये बनेगा, ये कौन है? एम है। और बी का फेस कहां होगा? बी का फेस अंदर होगा, तभी ये बी के थर्ड राइट पर है। और एम का फेस तो बाय डिफॉल्ट अंदर ही दिया है। देखो सी के जो बैठने की पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो गई। अब सी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। अब सी की 2 पॉसिबिलिटी बची, 1 और 1 2। और यहां भी सी की 2 पॉसिबिलिटी है, 1 और 1 2। तो हम एक काम करते हैं, ये पॉसिबिलिटीज को बना लेते हैं। जो सी की पॉसिबिलिटीज बची है ना, इन पॉसिबिलिटीज को हम बना लेते हैं। ठीक है, इन पॉसिबिलिटीज को बना लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा जब हम इन पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। तो और जल्दी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा ना हो, हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनाऊंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो डी यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, बी का फेस बाहर है, और ए यहां बैठा है, और एम यहां बैठा है, एम का फेस अंदर है। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अब इसकी पॉसिबिलिटी बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा डी यहां बैठा है, एम यहां बैठा है,
एम का फेस किधर है, एम का फेस अंदर है, ए यहां बैठा है और बी यहां बैठा है, बी का फेस अंदर है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बना ली हमने। अब देखो सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी। तो एक बार सी को मैंने यहां बैठाया, एक बार सी को मैंने यहां बैठाया। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे 1 2 कौन है, एन। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एन। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एन। और एक बार सी यहां आ सकता है, सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एन। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी मेरी बनके तैयार हो गई, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बनके तैयार हो गई। अब इन चारों में से कोई एक ठीक है, या कोई 2 या कोई 3, या हो सकता है चारों ही सही हो सकता है चारों ही सही हो। ओ डी का पड़ोसी नहीं है, जो ओ है वो डी के साथ नहीं आएगा। देखो ओ डी का पड़ोसी नहीं है, तो ओ को मैं यहां बैठाऊंगा। ओ डी का पड़ोसी नहीं है, ओ इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओ इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओ डी का पड़ोसी नहीं है, ओ यहां आ गया। एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। क्या एन ओ के बाहिनी और तीसरे स्थान पर है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एन को बेटा ओ के बाहिनी और तीसरे स्थान पर, ओ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों के थर्ड लेफ्ट पे एन आ सकता है। बेटा जो ओ का थर्ड लेफ्ट एन है, तो ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे कभी एन नहीं आएगा। तो 100% ओ यहां है और ओ के लेफ्ट पर एन है, ये ओ का लेफ्ट बनाना है, तो ओ का फेस बाहर। और ओ के थर्ड लेफ्ट पे हमने किसको बना दिया? ओ के थर्ड लेफ्ट पे हमने एन को बैठा दिया। बेटा ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन को बैठाना है, ये ओ का थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, तो ओ का फेस कहां होना चाहिए? अंदर, ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे मैं एन को बैठा सकूं। ओ के थर्ड लेफ्ट पे मैं एन को बैठा सकूं, है ना? ओ के थर्ड लेफ्ट पे मैं एन को बैठा सकूं। ओ जो कीवर्ड किसके लिए है? ओ के लिए है। ओ एल के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, जिसका मुख केंद्र से विपरीत है। ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एल। बेटा ये जो ओ है ना, ये एल के सेकंड राइट पर है, एल के सेकंड राइट पर है, एल का फेस सेंटर से बाहर है। एल के सेकंड राइट पे कौन है? ओ। ये एल के सेकंड राइट पर है, एल का फेस सेंटर से बाहर है, एल के सेकंड राइट पे कौन है? ओ। अगर मैं एल को यहां बैठाऊं तो एल के सेकंड राइट पे ओ आ जाएगा, लेकिन अगर मैं एल को यहां बैठाऊं तो एल के सेकंड राइट पे ओ नहीं आ सकता। तो 100% ये एल है, एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ है और ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन है, इसीलिए ओ का फेस अंदर होगा, इसीलिए ओ का फेस अंदर होगा। अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही हैं, कोई भी संभावनाएं गलत नहीं है, कोई भी संभावना गलत नहीं है। ओ बी और एन के सामने नहीं बैठा, ओ बी और एन के सामने नहीं है। बेटा ओ बी और एन के सामने नहीं है, बहुत बढ़िया। ओ बी के सामने है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ओ किसके सामने बैठा है? बी के सामने बैठा है। ओ बी और एन के सामने नहीं है। तो कुल मिलाकर अब मेरी 2 संभावनाएं बचती हैं, कुल मिलाकर मेरी 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं। ठीक है, बी के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। बेटा जो बी के निकटतम पड़ोसी है, इनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, एक का फेस अंदर तो दूसरे का फेस बाहर, एक का फेस अंदर तो दूसरे का फेस बाहर, है ना? और जो बी के निकटतम पड़ोसी हैं, उनका मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब बेटा इन दोनों में से कौन सी अरेंजमेंट सही है? बेटा ये अरेंजमेंट गलत हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर में है, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 4 लोगों का फेस सेंटर में है, इसीलिए ये वाली संभावना भी गलत हो गई। सिर्फ 3 लोगों का फेस सेंटर में है, और वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग हैं एम ओ सी, और बाकी सबका फेस सेंटर से बाहर होगा, यानी कि ए और डी का फेस सेंटर से बाहर होगा, और ये अरेंजमेंट हमारी सही हुई। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको हमने 4 पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व किया। कितनी पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व किया? 4 पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व किया। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि पॉसिबिलिटीज को कैसे बनाया जाता है। एग्जाम में हम पॉसिबिलिटीज कैसे बनाएंगे? हाँ देखो, ये बैंकिंग स्पेशल की क्लास है, सीटिंग अरेंजमेंट की, लेकिन हर बच्चे को एटलीस्ट लाइव क्लास तो देखनी है। मतलब क्या फर्क पड़ेगा अगर बेटा तुम सोचो बैंकिंग लेवल की तुम सीटिंग अरेंजमेंट मान लो करके जा रहे हो, और तुम सीजीएल या एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, तो वहां जो सीटिंग अरेंजमेंट होगी ना, वो आपके लिए एकदम हलवा होगी, हलवा।
जब इतने खतरनाक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां की जो सिटिंग अरेंजमेंट होगी वो आपके लिए एकदम हलवा होगी, हलवा। क्या होगी? हलवा। ठीक है। हाँ जी। इसीलिए कम से कम लाइव क्लास में तो प्रैक्टिस कर ही लो। भले ही बाद में आप इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस मत करना अगर आप बैंक का पेपर नहीं दे रहे हो तो, लेकिन लाइव क्लास में तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत कोशिश कर ही लो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्योंकि जब हम टफ चीज करके जाते हैं और एग्जाम में इससे आसान आएगा हमें पता है, तो हमारा तो फायदा ही होगा, नुकसान थोड़ी होगा। नुकसान तब होगा जब हम आसान करके जाएं और टफ आ जाए। लेकिन जब पहले से ही हम टफ करके जा रहे हैं और फिर एग्जाम में आसान आएगा तो हमारा फायदा ही फायदा है। हाँ। हाँ जी। चलिए, बनाओ इस क्वेश्चन को, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कोशिश करोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा।
बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, गजब। श्रुति, निधि, पवन, गौरव, शाबाश। हाँ जी, बढ़िया। तो इस बार जो क्वेश्चन है हमारा, 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एल एम एन ओ, एक पंक्ति में बैठे हैं, किसी का फेस नॉर्थ में है, किसी का फेस साउथ में है ना। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ओनली 3 पर्सन सिट लेफ्ट टू एन। अब एन के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, एन का फेस नॉर्थ में हो सकता है, तो एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर यानी कि एन के लेफ्ट में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, और बाकी सारे व्यक्ति क्या होंगे इसके राइट में, 1 2 3 4। एन का फेस साउथ में हो सकता है, एन के लेफ्ट में 3 व्यक्ति हैं, इसका लेफ्ट इस साइड बनेगा, 1 2 3, और बाकी सब होंगे इस साइड। तो 2 पॉसिबिलिटी है, एन का फेस नॉर्थ में भी हो सकता है, राइट साउथ में भी। बी एन के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, बेटा एन के सेकंड राइट पे बी है, एन का फेस नॉर्थ में है तो एन का जो सेकंड राइट होगा वो इस साइड होगा, एन के दाईं ओर दूसरा कौन है, बी। एन का फेस साउथ में है तो जो एन का राइट होगा वो इस साइड होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट है, 1 2। एन के सेकंड राइट में कौन है, एन के सेकंड राइट में बी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सी ओ के बाईं ओर तीसरा है, ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किसी किनारे पर नहीं है ना। सी ओ के बाहिनी ओर तीसरा है, और ओ जो है वो बी के साथ नहीं आएगा, ओ किसी किनारे पर नहीं आएगा। तो ओ की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, और ओ के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, सी। अगर मैं ओ को यहां बैठा दूं तो ओ के थर्ड लेफ्ट इधर तो बन नहीं सकता, 1 2 3 यहां पे सी आ नहीं सकता, तो कुल मिलाकर ओ ना तो यहां ना यहां ना यहां ना यहां ना यहां, तो ओ फाइनली यहां आएगा। ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी है, इसका लेफ्ट इधर नहीं बनेगा, इसका लेफ्ट इधर ही बनेगा, 1 2 3, ये कौन है, सी। अगर ये ओ का लेफ्ट है तो डेफिनेटली ओ का फेस साउथ में होगा, और ओ और बी का फेस सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ओ उसी डायरेक्शन में बी। नहीं बी नहीं, सी। ओ और सी का फेस सेम डायरेक्शन में है ना। चलिए, ओ बी का नेबर नहीं है, ओ किनारे पर नहीं है, ओ यहां नहीं हो सकता क्योंकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे कभी सी नहीं आएगा, तो 100% ओ यहां है। अब ओ का थर्ड लेफ्ट इस साइड तो बन नहीं रहा, 1 2 3 यहां। अब ये अगर ओ का लेफ्ट है तो ओ का फेस नॉर्थ में है और सी का फेस भी नॉर्थ में ही रहेगा। दोनों पॉसिबिलिटियां सही है। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है, मतलब डी को ऐसी जगह बैठाओ, डी यहां नहीं आ सकता, 2 पड़ोसी नहीं है, डी यहां नहीं आ सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है, डी यहां नहीं आ सकता, 2 पड़ोसी नहीं है, तो 100% डी यहां है, और डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। डी यहां नहीं आ सकता, डी के 2 पड़ोसी नहीं है, डी यहां नहीं आ सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है, डी यहां नहीं आ सकता, 2 पड़ोसी नहीं है, डी यहां है और दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। अभी तक हमारी दोनों ही संभावनाएं सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डी किसी किनारे पर नहीं है, ये तो हो ही गया। जो व्यक्ति किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है। देखो, अगर इसका फेस नॉर्थ में है तो इसका फेस साउथ में होगा, इसका फेस नॉर्थ में है तो इसका फेस साउथ में होगा। अभी तक दोनों ही संभावनाएं सही हैं। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है, एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है, इसका नॉर्थ इसका भी नॉर्थ। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है, इसका साउथ इसका भी साउथ। अभी तक दोनों ही संभावनाएं सही है, कोई भी गलत नहीं है। ए एल के बाईं ओर दूसरा है, ए एल के बाईं ओर दूसरा है, एल को मैं यहां नहीं बिठा सकता, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं आ सकता, एल को मैं यहां नहीं बिठा सकता, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं आ सकता, एल यहां आएगा, एल के बाईं ओर दूसरा ए है। एल को मैं यहां नहीं बिठा सकता, एल के बाईं ओर दूसरा नहीं होगा, एल को यहां नहीं बिठा सकता, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं होगा, और एल को यहां नहीं बिठा सकता, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं है। तो ये वाली संभावना हमारी गलत हो गई लास्ट पॉइंट ने। डी का मुख एल के मुख के विपरीत दिशा में है, डी का जो मुख है वो एल के मुख के विपरीत है, एल का फेस साउथ तो डी का फेस नॉर्थ। तो भाई साहब जो पर्सन बचा वो पर्सन कौन बचा, एम। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये फाइनल अरेंजमेंट है जो हमारी
कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। हाँ जी, ये है अरेंजमेंट फाइनल। अब एक खतरनाक सी अरेंजमेंट हम करेंगे, है ना। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसको देख के हो सकता है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हंसते हुए, इतने प्यार से कर देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, बट इस क्वेश्चन को हम हंसते हुए सॉल्व करेंगे प्यार से, इस अरेंजमेंट को। बट थोड़ा टाइम पहले आप लोगों को देना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी आपको। पॉसिबिलिटी 17 को समझने के लिए पॉसिबिलिटी से सॉल्व करो। जैसे पॉसिबिलिटी कहां से बनी थी, जब हमने एम को बैठा दिया तो सी के बैठने की दो पॉसिबिलिटी थी, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बन गई। जब जैसी मैंने एम को बैठाया तो सी की दो पॉसिबिलिटी थी, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनी क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना।
हाँ जी, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट बेटा। कुछ ना कुछ तो आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लिंक बनेगा। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने से ही मिलेगा। हम्म। डुबकियां गोताखोर जब सिंधु में लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो वापस आता है, लेकिन हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ रहे हो? नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है? गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, लेकिन हर बार कोशिश उसकी नाकाम नहीं होती। चलिए, हाँ जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? क्या हम इस क्वेश्चन को समझ भी पा रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है? थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग पा रहा हो क्वेश्चन के बारे में। देखो 11 लोग हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ में है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। 11 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 11 व्यक्ति में से केवल 4 अपने साथ 1 रुपए के सिक्के लेकर आए हैं, परंतु ऐसे 2 व्यक्ति ऐसे 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, है ना। देखो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि 11 व्यक्ति को फेस नॉर्थ करके बैठाना है। 11 में से 4 लोगों के पास 1-1 रुपए के कॉइन्स है, लेकिन जिनके पास कॉइन्स है वो व्यक्ति 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे। पहला पॉइंट क्या है? Z का निकटतम पड़ोसी कुछ पैसे अपने साथ ले जा रहा है। Z का एक निकटतम पड़ोसी है, Z का एक निकटतम पड़ोसी है, उसके पास कुछ सिक्के हैं। पता नहीं कितने सिक्के हैं, हमें नहीं पता, लेकिन है। और उसके पास 1 रुपए के सिक्के उसके बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। यानी कि जितने व्यक्ति इसके लेफ्ट में बैठे होंगे उससे 1 कम सिक्के हैं, उससे 1 कम सिक्के हैं Z पड़ोसी के पास। J और B का पड़ोसी है। जो J है ना, जो J है वो Z और B के, जो J है बेटा वो Z और B के बीच में बैठा है, लेकिन Z और B को मैं लेफ्ट राइट बैठा सकता हूं। W के पास जितने सिक्के हैं उसके बाईं ओर बैठे व्यक्ति हैं, उनके कुल सिक्कों के बराबर उसके पास सिक्के हैं। यानी कि W के पास पता है कितने सिक्के हैं? W के लेफ्ट में जितने पर्सन है ना, उन पर्सन के बराबर टोटल जितने सिक्के हैं उन सबका जो टोटल सम है वो अकेले W के पास है ना, वो अकेले W के पास है। H W के तुरंत बाएं है, H जो है वो W के तुरंत बाहिनी ओर है, H W के इमीडिएट लेफ्ट में है, और I के दाहिनी ओर तीसरा है, और I के थर्ड राइट में है, और जो H है वो I के थर्ड राइट में है। U का निकटतम पड़ोसी उससे 1 सिक्का कम रखता है। U के पड़ोसी के पास, है ना, U के पड़ोसी के पास U से 1 कम सिक्का है। U के पड़ोसी के पास U से 1 कम सिक्का है। X का निकटतम पड़ोसी सिक्के ले जा रहा है, S का निकटतम पड़ोसी सिक्के ले जा रहा है, S का निकटतम पड़ोसी सिक्के ले जा रहा है। ठीक है, X के निकटतम पड़ोसी के पास, S के निकटतम पड़ोसी के पास कुछ कॉइन है, S के निकटतम पड़ोसी के पास कुछ कॉइन है। W U के निकटतम बाएं है, W U के निकटतम बाएं है। देखो U के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? W। वह X के सेकेंड राइट पर है, और ये किसके सेकेंड राइट पर है? X के सेकेंड राइट पर है। J G के बाएं तीसरे स्थान पर है। J जो है वो थर्ड लेफ्ट पर है, किसके? G के, है ना। Z V के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो Z है वो सेकेंड राइट पर है, किसके? V के। ठीक है, जो कीवर्ड किसके लिए है? V के लिए। V एक छोर के अंत में है बेटा, V पंक्ति के अंत में बैठा है। V पंक्ति के अंत में है तो V राइट एंड पे नहीं हो सकता। V राइट एंड पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके सेकेंड राइट में Z नहीं आ सकता। तो हमें पता चल गया V यहां है,
वी पंक्ति के अंतिम छोर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वी पंक्ति के अंतिम छोर पे है। वी के सेकंड लाइट पे कौन है? वी के सेकंड लाइट पे कौन है? जेड। वी के सेकंड लाइट पे कौन है? जेड। बहुत बढ़िया। और बेटा जेड और बी के बीच में कौन है? जे। अब जेड और बी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, बी को मैं यहां बैठाऊंगा। जेड और बी के बीच में कौन है? जे। अच्छा, जो जे है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है? जी के। ये जी के थर्ड लेफ्ट में है तो जी को मैं यहां बैठा दूंगा। जी के थर्ड लेफ्ट में जे हो गया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमने यूज कर लिए यहां पर। अब बेटा इस वाले पॉइंट को यूज करो, है ना, इस वाले पॉइंट को यूज करो। ये चारों लोग एक साथ आएंगे तो चार लोग एक साथ कहां आ सकते हैं? यहाँ एक्स एच डब्ल्यू यू। ये चारों लोग यहां आ गए और ये कौन है? आई। तो ये कौन है? आई। अब बेटा बचा कौन बैठाने के लिए? बचा कौन? जेड बी एक्स डब्ल्यू वी यू जी एच आई जे पी। बचा कौन बेटा? पी बचा। तो पी को मैं यहां बैठा दूंगा। बचा कौन? पी। तो पी को मैं यहां बैठा दूंगा। ठीक है, पी को मैंने यहां बैठा दिया। तो ये 11 के 11 लोगों को मैंने बैठा दिया। 11 के 11 लोगों को मैंने बैठा दिया। ठीक है जी, हाँ जी, 11 के 11 लोगों को मैंने यहां पे बैठा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 के 11 लोगों को मैंने बैठा दिया। ठीक। नेक्स्ट, यू और एक व्यक्ति जिसके पास दो सिक्के हैं के बीच में, यू और एक व्यक्ति जिसके पास दो सिक्के हैं के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने सिक्के यू के पास हैं। यू के पास पता है कितने सिक्के हैं? यू और जिसके पास दो सिक्के हैं उन दोनों के बीच में जितने व्यक्ति हैं उतने सिक्के यू के पास हैं। देखो, हमने लोगों को तो बैठा दिया लेकिन हमने सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। हमने लोगों को तो बैठा दिया लेकिन हमने सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। अब सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें हम? बेटा सबसे पहले इस वाले पॉइंट को पकड़ो। जेड के इमीडिएट नेबर के पास सिक्के हैं उतने सिक्के हैं जितने उसके लेफ्ट में पर्सन है उससे एक कम। अच्छा ये बताओ, ये जो जेड का पड़ोसी है पी, क्या इसके पास सिक्के हो सकते हैं? सर इसके पास कभी भी सिक्के नहीं हो सकते। पूछो क्यों? क्योंकि जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है उससे एक कम। लेफ्ट में इसका एक व्यक्ति है, एक से एक कम 0, तो इसके पास कभी सिक्के नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो यानी कि 100% सिक्के जे के पास है। कितने सिक्के हैं? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है 3, 3 से एक कम 2, तो 2 सिक्के बेटा जे के पास है। और बेटा दो सिक्कों से रिलेटेड अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ये वाला। यू के पास इतने सिक्के हैं, यू के पास इतने सिक्के हैं जितने की यू और जिसके पास दो सिक्के हैं इनके बीच में जितने पर्सन है। कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6। तो यू के पास कितने सिक्के हैं? यू के पास 6 सिक्के हैं। यू के पास 6 सिक्के हैं, है ना? हाँ जी बेटा, यू का एक इमीडिएट नेबर है, उसके पास यू से एक कम सिक्का है, तो यू के पास 6 सिक्के हैं। तो डब्ल्यू के पास कितने सिक्के होंगे? डब्ल्यू के पास 5 सिक्के होंगे। डब्ल्यू के पास 5 सिक्के होंगे। बेटा एक्स के इमीडिएट नेबर के पास सिक्के हैं। एक्स का जो इमीडिएट नेबर है वो 2 है, लेकिन बेटा एच के पास सिक्के नहीं हो सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इसके पास सिक्के इसलिए नहीं हो सकते, फिर 3 लोग लगातार आ जाएंगे जिनके पास सिक्के हैं। मैक्सिमम 2 लोग ही एक साथ बैठ सकते हैं जिनके पास सिक्के हैं। तो जो एक्स का इमीडिएट नेबर है जिसके पास सिक्के हैं वो जी है। और बेटा डब्ल्यू के पास कितने सिक्के थे? डब्ल्यू के पास उतने सिक्के थे जितने इसकी लेफ्ट में पर्सन है, उन दोनों का जो टोटल सम है वो सिक्के डब्ल्यू के पास है। अगर डब्ल्यू के पास 5 सिक्के हैं तो इसके पास 2 हैं, तो इसके पास कितने सिक्के होंगे? इसके पास 3 सिक्के होंगे, ताकि 2 और 3 मिलके क्या बना दे? 2 और 3 मिलके 5 बना दे। तो इस तरीके से हमने सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। इस तरीके से हमने सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। हमने सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्टिंग यहां से करी कि जेड के इमीडिएट नेबर के पास सिक्के हैं, तो हमें पता चल गया इसके पास 2 सिक्के हैं। फिर हमें पता चला यू और जिसके पास 2 सिक्के हैं उसके बीच में जितने पर्सन है उतने सिक्के यू के पास हैं। फिर हमें यह पता चल गया कि यू के नेबर के पास यू से एक कम सिक्का है, तो डब्ल्यू के पास 5 सिक्के हैं। फिर हमें यह पता चल गया कि सिक्के हैं जी के पास और डब्ल्यू के पास उतने सिक्के हैं जितना इन दोनों का टोटल सम है ना? तो चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को ही पढ़ेंगे और वही बैंकिंग पीओ मेंस लेवल ही पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।